हेलो एवरीवन, आज करने वाले हम सी टेट अपना सितंबर 2014 का पेपर। ठीक है, इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट कलर ऑब्जेक्ट। कोई एक दूर पे जो है कलर्ड ऑब्जेक्ट है, फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा इज ऑलवेज। तो उसमें जो है वो इमेज जो है आपकी कैसी होगी हमेशा? वर्चुअल, इरेक्ट, कलर्ड या डिमिनिश्ड, रियल, इरेक्ट, कलर्ड या डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, ब्लैक एंड वाइट या डिमिनिश्ड। पिनहोल कैमरा में क्या आपकी इमेज जो है ना, एक तो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनेगी, कलर्ड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करिए। यहाँ पे जो है पार्ट्स ऑफ स्टेमन दिए हुए हैं, पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग। ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट दिए हुए हैं इसमें स्टेमन आपका कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका, और जो आपका पिस्टल होता है वो कौन सा होता है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर्स। ठीक है, अब एंथर फिलामेंट, द ग्रुप इन विच द पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पार्ट्स ऑफ पिस्टल आर करेक्टली शोन। इसमें आपको बताना है स्टेमन और पिस्टल के पार्ट किसमें सही तरीके से दिखाए हुए हैं। ठीक है, एंथर फिलामेंट, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब मैंने यहाँ पे आपको जो है एक पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें क्या है, ये आपका जो है ग्रीन कलर वाला, इसमें जो है सबसे ऊपर आपका क्या आता है? स्टिग्मा। ठीक है, ग्रीन वाला आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो लंबी सी ट्यूब होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये यहाँ पे जो गोला है ये आपका क्या जाएगा? ओवरी वाला पार्ट। ठीक है, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। फर्स्ट स्टिग्मा, फिर देन स्टाइल, देन ओवरी। ठीक है, वहीं आपका जो ये आपका पर्पल कलर में है, ऊपर वाले पार्ट को हम इसको एंथर बोलते हैं और ये लॉन्ग ट्यूब वाले को आप फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं परागकोश और तंतु, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। ठीक है, इसमें जो है आपका ए ही जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, वरना एंथर और पेटल, पेटल तो आपका किस में आ जाता है? जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। सेपल आपका ग्रीन वाला पार्ट होता है। ठीक है, स्टिग्मा एंड फिलामेंट है, फिलामेंट आपका, स्टिग्मा आपका फीमेल वाला पार्ट आ जाता है इसमें। ठीक है, एंड सेपल इसमें ग्रीन वाला पार्ट आ गया। स्टाइल एंड ओवरी फीमेल के पार्ट होते हैं। तो ये सारे रॉन्ग है एक्सेप्ट ग्रुप ए आपका क्या है? सिर्फ सही तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू आर केयरफुली डिग अ ग्रास प्लांट। अगर आप जो है केयरफुली ग्रास प्लांट को डिग करेंगे और उसकी रूट्स को मतलब जैसे उसको निकालेंगे बाहर मिट्टी से, तो आप उसकी रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे। एंड लीव्स, यू विल फाइंड दैट इट हैज़, उसकी लीव्स और रूट्स को आपको ऑब्जर्व करना है और आपको क्या मिलेगा? यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़ कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें टैप रूट्स या पैलर वेनेशन है, मूसला जड़ें या समांतर शिराविनायस है, टैप रूट से रेटिकुलेट वेनेशन है, मूसला जड़ें या जालिका रूपी शिराविनायस है। जैसे जालिका रूपी क्या होता है आपका? एक तो पैलर वेनेशन आपकी ऐसे होती है, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। इसमें जो आपकी लाइंस होंगी ना वो पैरेलल में होंगी। मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, और जो पैरेलल वेनेशन तो ये हो गई, और आपका रेटिकुलेट क्या होता है? जैसे कोई भी लीव है, ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है ना, पूरा ये ऐसे जाली का रूपी होता है। ठीक है ना, रेटिकुलेट। अब इसमें फिब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। फिब्रस रूट में क्या होता है? आपकी कोई भी मेन रूट नहीं होती है। ठीक है, एक ही जगह से जो है बहुत सारी रूट जो है निकली हुई होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी फिब्रस रूट्स होती हैं। वही टैप रूट कैसी होती है आपकी? इसमें एक जो है आपकी मेन रूट होगी, उसमें से जो है आपकी अलग अलग निकली होंगी। ठीक है, ये आपका होता है। दूसरा मैंने आपको एक मेथड बताया था, अगर उसमें पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन है तो उसमें रूट्स कौन सी होंगी? उसकी कौन सी होंगी? फिब्रस रूट्स। ठीक है, और वहीं अगर उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट्स कैसी होंगी? टैप रूट्स। ओके, और जो हमारी घास होती है उसमें आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन है तो उसमें आपकी रूट्स कौन सी होंगी? फिब्रस रूट्स होंगी। ठीक है, ऊपर भी पैरेलल वेनेशन लिखा है लेकिन टैप रूट साथ में लिखा हुआ था, तो ऑप्शन 1 ठीक ना होकर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? ठीक होगा, रेशेदार जड़ें और समांतर शिरा विन्यास। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक एनिमल पॉप आउट इट्स स्टमक। एक एनिमल जो है उसके स्टमक को पॉप आउट करता है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से,
टू ईट द सॉफ्ट मटेरियल, ताकि उसके अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको ईट कर सके, ऑफ दोज एनिमल्स, उन जानवरों का जो कि हार्ड शेल से कवर होते हैं। उनकी शेल जो है किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को ओपन करने के बाद वो जो है उस सॉफ्ट मटेरियल को खा लेते हैं स्टमक के, एंड गोज बैक इन टू द बॉडी ऑफ द एनिमल टू स्लोली डाइजेस्ट द फूड, और फिर उसको जो है धीरे धीरे जो है डाइजेस्ट करते हैं। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमावस्या मतलब अपना स्टमक बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात वो क्या करता है, अमावस्या जंतु को वापस अपने पेट के अंदर ले जाता है, जहाँ आहार धीरे धीरे करके वो जो डाइजेस्ट होता रहेगा, पचता रहेगा। इस जंतु का नाम क्या है, इस जंतु का नाम है आपका, इस एनिमल का नाम है स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश इस तरीके से खाता है कि वो अपना स्टमक बाहर निकालता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो आपके हार्ड शेल वाले जानवर होते हैं उनका स्टमक जो है सॉफ्ट मटेरियल उसको लेता है, स्टमक में खाता है, और फिर उसको जो वापस अंदर डाल देता है, और वहाँ पे उसका धीरे धीरे क्या होता रहता है, डाइजेशन आपका होता रहता है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज, आपको रेशियो बतानी है क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों के अनुपात। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वो कितनी है। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 7.5 है, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 है। ठीक है, अब इसके होने के बाद अब आपको पता है दोनों में एक एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद 7.5 मीटर 1.5 मीटर दोनों का पॉइंट कट हो गया। अब 15 वन जा 15, 15 5 जा 75, तो क्या रेशो आ रही है आपकी 5:1। इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन रेशो बोला था। ठीक है ना, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात होगा 5:1। ठीक है, ये आपका सही आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितना होता है, वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस और आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमश होता है। ठीक है, फर्स्ट नाउ द सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के पुअर कंडक्टर्स कौन से होते हैं आपके, हवा होगा आपका, वाटर भी होता है, वाटर आपका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, एंड पुअर कंडक्टर तो नहीं होगा ये हीट का, पुअर कंडक्टर होगा हीट का, सॉरी, एंड प्लास्टिक भी आपका पुअर कंडक्टर होगा हीट का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, वायु, जल और प्लास्टिक आपके क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन फॉर सी ब्रीज इज। सी ब्रीज का क्या रीज़न होता है, सी ब्रीज क्या होता है, क्या होता है कि जैसे कि दिन के वक्त ये आपका समुद्र है और ये आपका लैंड है जहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं ये सब, तो हीट जो है आपकी सूरज की रोशनी की वजह से ये तो फटाफट से क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगी। ये जो है धीरे धीरे करके होता है, लेकिन रात में उल्टा होता है, ये तो फटाफट से ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाता इतनी जल्दी ठंडा। तो अब इसमें क्या होता है कि लैंड जो फटाफट से हीट हो जाता है दिन के वक्त, देन द सी वाटर, तो फिर क्या होता है जब रात में ऐसा होता है कि जो इसकी जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब जैसे ये हीट होता है, सॉरी वापस से बोलती हूँ मैं आपको, मैं शायद गलत भूल गई। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका लैंड है। दिन के वक्त क्या होता है कि जो हीट रेडिएशंस होती है सूरज की वो इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। ठीक है, और ये जो है धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती जाएगी वो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। अब हल्की होती जाएगी तो ऊपर जाती जाएगी, तो यहाँ पे एक क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, एक जगह खाली हो जाती है, प्रेशर डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आपका क्या है, प्रेशर डिफरेंस आने की वजह से सी ब्रीज क्या होती है, यहाँ पे अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, सी ब्रीज जो है उस जगह को भरने के लिए जो है क्या कर देती है, आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से ठीक है आपका जो है यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि सी ब्रीज जो है ट्रैवल करते हैं। सी ब्रीज का यही रीज़न होता है कि दिन के वक्त लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है सी वाटर के कंपैरिजन में, तो उस जगह को जहाँ से एयर जो है ऊपर जा चुकी है उस जगह को फिल करने के लिए ये आपका क्या करते हैं, आ जाती हैं। ठीक है,
अब तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर दैन द सी वाटर, इसी वजह से दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र शीघ्र गर्म हो जाता है, और इसी का कारण है सी ब्रीज का, समुद्र समीर का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव फिनोफ्थलीन, आपके पास फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ए बी एंड सी। पुटिंग टू, इसमें HCl है, ठीक है, इसमें जो है NOH है, और थर्ड में आपका वाटर है, वो भी डाइल्यूटेड, राइट, डिस्टिल्ड, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है आपका। अब आपको बताना है कि अगर मैंने तीनों में फिनोफ्थलीन डाला तो क्या होगा। HCl में जैसे फिनोफ्थलीन डाला तो वो क्या होगा, कैसा कलर होगा, जब भी हम एसिड में फिनोफ्थलीन डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, ए इज़ कलरलेस। जैसे ही हम उसमें डालेंगे बेस में तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। और वहीं पानी में डालेंगे, पानी तो न्यूट्रल है तो उसमें न्यूट्रल, कोई कलर, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बी तो पिंक हो जाएगा और सी आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। ए और सी आपका कलरलेस होंगे और बी आपका पिंक होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, ठीक। आपके पास 3 परखनिलियों ABC में फिनोफ्थलीन विलयन है। परखनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परखनली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें क्या है, ये ए रंगहीन होगा, सी भी रंगहीन होगा और बी में गुलाबी रंग आएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका ये होता है, एक बच्चा जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस है। जैसे ही वो ब्लू लिटमस पेपर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता है और फिर रेड लिटमस पेपर पे, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, अब जब हम ब्लू लिटमस पे बेस ही डालेंगे तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वहीं हम रेड लिटमस पे डालेंगे तो रेड लिटमस किस में बदल जाएगा, आपका ब्लू में बदल जाएगा। द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड एंड द रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देर इज़ नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई बदलाव नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाय बाय।